शाम का समय था। एक व्यक्ति नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी कल सुबह से कहीं गायब हो चुकी है। मैं उसे हर जगह पर ढूंढ चुका हूँ, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। आप कैसे भी करके मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। पुलिस उस व्यक्ति की तहरीर पर उसकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसे घर भेजते हुए ये भरोसा देती है कि जितना जल्द हो सकेगा हम तुम्हारी पत्नी को ढूंढ देंगे। व्यक्ति जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, उसके थोड़ी ही देर के बाद खुद उसकी बेटी भी उसी थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पापा ने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मेरी माँ कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि खुद मेरे पिता ने उसे गायब कर दिया है। बेटी जब अपने ही पिता पर आरोप लगाती है तो पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार बाप और बेटी में सच कौन बोल रहा है। लेकिन पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई एकदम से चौंक जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी होश उड़ा देगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है झारखंड प्रदेश के हजारीबाग जिले की। हजारीबाग का एक थाना पड़ता है बड़ा बाजार। बड़ा बाजार थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है जयप्रभा नगर, और इसी जयप्रभा नगर का रहने वाला है विनोद पाठक, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास। विनोद के परिवार में उसकी पत्नी अन्नू के अलावा 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा है। बड़ी बेटी का नाम है कीर्ति, जिसकी उम्र है लगभग 16 साल के आसपास। विनोद जो कोयला खनन विभाग में नौकरी करता है और ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। बात कर रहा हूं मैं 29 जनवरी की सुबह की। विनोद हर रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उसके तीनों बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, लेकिन विनोद के बच्चे शाम के 4 बजे के आसपास जब अपने घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी मां अन्नू घर में मौजूद नहीं है। इसीलिए बच्चे पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो पड़ोसी कहते हैं कि हमने तुम्हारी मां को नहीं देखा है। इसीलिए विनोद की बेटी कीर्ति विनोद के नंबर पर फोन करती है और इस बात की जानकारी अपने पिता को देती है। इधर विनोद को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है, लगभग 5 बजे के आसपास अपने घर पर पहुंच जाता है। लेकिन विनोद जब अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि कमरे के बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। विनोद जब अपनी पत्नी के नंबर पर फोन लगाता है तो अन्नू का नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद विनोद और उसके तीनों बच्चे अन्नू की हर जगहों पर तलाश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके अन्नू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन शाम तक भी जब अन्नू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, 30 जनवरी की शाम के लगभग 5 बजे के आसपास विनोद बड़ा बाजार थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी पत्नी कल सुबह से ही कहीं गायब हो चुकी है। आप कैसे भी करके मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। विनोद जब ये सारी बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हारी पत्नी के साथ कोई झगड़ा तकरार हुआ था। इस पर विनोद पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब, मेरा पत्नी के साथ कोई झगड़ा तकरार नहीं हुआ था। पुलिस विनोद की तहरीर पर उसकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसे घर भेज देती है। लेकिन विनोद जैसे ही अपने घर पर पहुंचता है, उसके थोड़ी देर के बाद उसकी बड़ी बेटी कीर्ति भी उसी थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे पापा ने आप लोगों को जो कुछ भी बताया है वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मेरी माँ कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि मेरे पिता ने ही उसे गायब कर दिया है। कीर्ति जब अपने ही पिता के ऊपर इस तरह का आरोप लगाती है
पुलिस इसकी वजह पूछती है। इस पर कीर्ति अपने माता पिता की पूरी कहानी पुलिस को बता देती है। दरअसल कीर्ति पुलिस वालों से कहती है कि साहब पिछले 5 सालों से मेरे माता पिता के बीच में झगड़ा तकरार हो रहा था। पुलिस जब इस झगड़े की वजह पूछती है तो कीर्ति जवाब देती है कि साहब मेरे पिता का इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। इंस्पेक्टर मंजू, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो इसी शहर में नौकरी करती है। कीर्ति जब अपने ही पिता पर आरोप लगाती है, पुलिस सच्चाई जानने के लिए कीर्ति के साथ उसके घर पर जाती है तो मालूम चलता है कि विनोद भी कहीं गायब हो चुका है। पुलिस जब विनोद के घर के अंदर घुसती है तो देखती है कि घर में जितना भी दरवाजा है सबका दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। पुलिस जब उस कमरे के बारे में कीर्ति से पूछताछ करती है तो कीर्ति कहती है कि साहब ये कमरा मेरी माँ का है। जब मैंने पापा से इस ताले की वजह पूछी तो पापा बता रहे थे कि तुम्हारी माँ दरवाजे पर ताला लगाकर अपने मायके चली गई है, लेकिन जब मैंने नानी को फोन करके अपनी मम्मी के बारे में पूछा तो मालूम चला कि मम्मी वहां पर नहीं पहुंची है। पुलिस जब दरवाजे पर ताले को देखती है तो पुलिस को कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए पुलिस दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो कमरे के अंदर हल्की सी बदबू महसूस होती है। इसीलिए पुलिस कमरे की बेहतर तरीके से तलाशी करती है। पुलिस जब कमरे के अंदर पड़े बेड को खोलती है तो बेड के अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसी बेड के अंदर अन्नू की डेड बॉडी 2 हिस्सों में पड़ा था। दरअसल दोनों हिस्से अलग अलग प्लास्टिक की बोरी में पैक करके रखा हुआ था। कीर्ति जब अपनी माँ की डेड बॉडी को देखती है, देखकर जोर जोर से रोने लगती है और धीरे धीरे ये खबर पूरी कॉलोनी में फैल जाती है। पुलिस घटना स्थल का काफी बारीकी से मुआयना करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस बारे में पूछताछ करने के लिए इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर से मुलाकात करती है। पुलिस जब इंस्पेक्टर मंजू से पूछताछ करती है तो मंजू पुलिस को जवाब देती है कि नहीं साहब, ये सब कुछ झूठ है। दरअसल मेरा विनोद के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि मैं और विनोद सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पुलिस जब विनोद के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि घटना वाले दिन विनोद ने इंस्पेक्टर मंजू ठाकुर से लगभग 32 बार बात किया था। पुलिस को जैसे ही इस तरह का डिटेल मिल जाता है, पुलिस इसी डिटेल के आधार पर 6 फरवरी को मंजू को गिरफ्तार कर लेती है और फिर मंजू से अन्नू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन इंस्पेक्टर मंजू भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। पुलिस के हर सवालों का जवाब काफी बेबाकी से दे रही थी, लेकिन पुलिस जब मंजू से एक पर एक कई तरह का सवाल करती है, आखिरकार मंजू पुलिस के सवालों में उलझ जाती है और मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। दरअसल विनोद जो कोयला खनन विभाग में नौकरी तो करता है, लेकिन बावजूद इसके पतंजलि दवाइयों की एजेंसी भी ले रखा है। लगभग 5 साल पहले इसी एजेंसी के सिलसिले में एक दिन विनोद हरिद्वार जाता है और वहीं पर विनोद की पहली बार इंस्पेक्टर मंजू से मुलाकात होती है। दरअसल मंजू भी इसी दवाई की एजेंसी ले रखी है। हरिद्वार में जब पहली बार विनोद और मंजू की मुलाकात होती है, जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं
हैं तो मालूम चलता है कि दोनों एक ही शहर के रहने वाले हैं। इसीलिए मंजू और विनोद के बीच में दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर लेते हैं। उसके बाद फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दरअसल विनोद पहली नज़र में ही मंजू को अपना दिल दे चुका था। इधर मंजू भी, जो शादीशुदा तो थी, लेकिन मंजू का भी वही हाल होता है। फ़ोन पर बातचीत करते करते आखिरकार मंजू और विनोद के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग तो शुरू हो जाता है, लेकिन चाहकर भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए एक प्लान बनाते हैं और फिर विनोद और मंजू पार्टनरशिप में एक बिजनेस खोल लेते हैं। जब बिजनेस की शुरुआत होती है, उसके बाद मंजू अक्सर विनोद के घर पर आना जाना शुरू कर देती है। मंजू जब भी विनोद के घर पर जाती है, विनोद उसे अपने कमरे में बिठाकर घंटों तक बातचीत करता है और जैसे ही मौका मिलता है मंजू से मुलाकात भी कर लेता है। शुरू में तो विनोद की पत्नी अन्नू को कुछ मालूम नहीं चलता है, लेकिन मंजू जब बार बार विनोद के घर पर जाने लगती है, कहीं ना कहीं अन्नू को अपने पति के ऊपर शक चला जाता है और एक दिन इस बारे में अपने पति से पूछताछ करती है। लेकिन अन्नू जब अपना शक जाहिर करती है, विनोद एकदम से गुस्से में आ जाता है। अपनी पत्नी को धमकाते हुए कहता है कि आज के बाद इस तरह का सवाल कभी नहीं करोगी, क्योंकि मंजू के साथ मेरा केवल बिजनेस पार्टनर का रिश्ता है। विनोद भले ही अपनी पत्नी को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन अन्नू अपनी जिद से पीछे नहीं हटती है और जब मंजू को अपने घर पर आने से मना कर देती है, विनोद अपनी पत्नी से झगड़ा तकरार करने लगता है। जब दोनों के बीच में झगड़ा तकरार होता है, एक दिन अन्नू गुस्से में अपने तीनों बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अन्नू गुस्से में अपने मायके तो चली जाती है, लेकिन इधर विनोद को काफी अच्छा मौका मिल जाता है। दरअसल विनोद के बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, विनोद मंजू को अपने घर पर बुलाता है और काफी मजे से उससे मुलाकात करता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन विनोद मंजू को अपने घर पर बुलाता है और जब कमरे के अंदर मंजू से संबंध बनाता है, उसी समय विनोद के तीनों बच्चे घर पर पहुंच जाते हैं और विनोद की बेटी कीर्ति दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। कीर्ति जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती है, तुरंत ही इस बात की जानकारी अपनी मां को देती है। इधर अन्नू को जब अपने पति की सच्चाई मालूम चलता है, अन्नू उसी वक्त अपने घर पर पहुंचती है और अपने पति को काफी प्यार से समझाती है। कहती है कि तुम मंजू को छोड़ दो, वरना हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। लेकिन विनोद मंजू के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि अपनी पत्नी की बात सुनने के बजाय उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन मार खाने के बावजूद भी अन्नू अपनी जिद से पीछे नहीं हटती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी विनोद के तमाम रिश्तेदारों को भी मालूम चल जाता है, जिसकी वजह से विनोद की काफ़ी बेइज्जती होती है। विनोद इस बेइज्जती से इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि विनोद को लगता है कि शायद उसके रिश्तेदारों को उसकी पत्नी ने ही बताया है। इसीलिए विनोद गुस्से में ही अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है और इसी षड्यंत्र के तहत 29 जनवरी की सुबह सुबह अपने ऑफिस चला जाता है। उसके बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लगभग 11 बजे के आसपास विनोद वापस अपने घर पर पहुंचता है
और बिना किसी वजह के अन्नू की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन जब इस बार अपनी पत्नी की पिटाई करता है, अन्नू ना तो विरोध करती है और ना ही कोई जवाब देती है। विनोद जब पिटाई करके थक जाता है, लगभग 12 बजे अपने घर से बाहर निकलता है और आधे घंटे बाद जब वापस अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि अन्नू मंजू से फोन पर बातचीत कर रही है। दरअसल अन्नू मंजू को समझाते हुए कह रही थी कि जब तुम दोनों अलग नहीं हो सकते हो तो तुम दोनों शादी कर लो, लेकिन इस तरह से मुझे और मेरे बच्चों को परेशान मत करो। विनोद जब अन्नू को मंजू से बातचीत करते हुए देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही किचन में जाता है और एक तेज धारदार चाकू को लेकर आता है और उस चाकू को अन्नू के गले पर चला देता है, जिसकी वजह से अन्नू की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अन्नू की जब मौत हो जाती है, उसके बाद विनोद मंजू के नंबर पर फोन करता है। इधर मंजू को जब मालूम चलता है कि विनोद ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है, मंजू एकदम से चौंक जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी खुश भी होती है कि उसके रास्ते का रोड़ा हट गया। मंजू विनोद को समझाती है कि अन्नू की डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। मंजू विनोद से कहती है कि तुम अपनी पत्नी की डेड बॉडी को 2 अलग अलग हिस्सों में कर दो और दोनों हिस्सों को प्लास्टिक की बोरी में पैक करके घर में कहीं छुपा दो। जब मौका मिलेगा हम उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। विनोद भी ऐसा ही करता है, अपनी पत्नी की डेड बॉडी को 2 हिस्सों में कर देता है और दोनों हिस्सों को प्लास्टिक की बोरी में पैक करके कमरे में पड़े बेड को खोलकर दोनों हिस्सों को रख देता है। कमरे की बेहतर तरीके से सफाई करता है, इससे पहले कि उसके बच्चे स्कूल से घर पर आते। घर से बाहर निकलता है, जाकर मार्केट से ताला खरीद कर लाता है और कमरे के दरवाजे पर लगा देता है और 4 बजे से पहले ही अपने ऑफिस चला जाता है। इधर विनोद के बच्चे जब स्कूल से घर पर पहुंचते हैं और जब अपनी मां को नहीं देखते हैं, अपने पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन जब पड़ोसी मना कर देते हैं, विनोद की बड़ी बेटी कीर्ति अपने पिता के नंबर पर फोन करती है और उसे घर पर बुलाती है। विनोद जब घर पर पहुंचता है, अपने षड्यंत्र के तहत अपने बच्चों को समझाता है कि तुम्हारी माँ गुस्से में दरवाजे पर ताला लगाकर अपने मायके चली गई है, लेकिन कीर्ति को अपने पिता की बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए कीर्ति अपनी नानी को फोन करके अपनी माँ के बारे में पूछताछ करती है। जब कीर्ति को मालूम चलता है कि उसकी माँ वहां पर नहीं है, कीर्ति दोबारा अपने पिता से पूछताछ करती है, लेकिन कीर्ति जब दोबारा अपनी माँ के बारे में पूछताछ करती है, विनोद अपनी बेटी को भी खत्म करने का फैसला कर लेता है। लेकिन विनोद जब कीर्ति को पकड़ने की कोशिश करता है, कीर्ति काफी तेजी से भागकर पड़ोसियों के घर चली जाती है और पूरी रात पड़ोसी के घर में रहती है। इधर विनोद अपने दोनों बच्चों को बगल के कमरे में सुला देता है और खुद उसी बेड पर सोता है जिसके अंदर उसने अपनी पत्नी की डेड बॉडी को छुपा कर रखा है। विनोद बेड पर सोने की कोशिश तो करता है, लेकिन विनोद को नींद नहीं आती है। जैसे तैसे पूरी रात गुजारता है और ये सोचता है कि अपने आप को कैसे बचाए। जब सुबह होती है, विनोद फिर से दरवाजे पर ताला लगा देता है और अपनी पत्नी को ढूंढने का नाटक शुरू कर देता है। जब शाम होती है, विनोद ये सोचकर थाने में जाता है कि मैं अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ, जिसकी वजह से पुलिस को मेरे ऊपर शक ना हो। लेकिन विनोद जब थाने में जाता है, इस बात की जानकारी कीर्ति को मालूम चल जाता है। विनोद जब घर पर पहुंचता है,
उसके थोड़ी देर के बाद कीर्ति भी थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरी माँ कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि मेरे पिता ने ही उसे गायब कर दिया है। वाकई में इंस्पेक्टर मंजू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस विनोद को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार 18 फरवरी को कोडरमा रेलवे स्टेशन से विनोद को भी गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।